हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन द सेकंड लेक्चर ऑफ द रे ऑप्टिक्स। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको प्लेन मिरर्स के बारे में समझाया था और प्लेन मिरर से रिलेटेड जितनी भी बातें हमें जानने की जरूरत है उतनी बातें मैंने वहां पर आपको समझाई थी। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों ने प्लेन मिरर को अच्छे से पढ़ लिया होगा फर्स्ट वाले लेक्चर से। सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर। तो मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव और कन्वेक्स कैसे याद करेंगे, इस तरह से अपने हाथ को बनाएंगे। ऐसे ये एक गुफा जैसे स्ट्रक्चर बन रही है, तो गुफा को ही तो केव बोलते हैं, तो ये कॉनकेव हो गया। फिर उसके बाद ये वाली ऐसे ऊपर उठी हुई स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर हमारी बॉडी हेयर्स होते हैं, हेयर्स जहाँ होते हैं वहीं पे हम वैक्सिंग करवाते हैं, तो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर जो होगी वो कॉन्वेक्स वाली सरफेस कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ ट्रिक से याद भी किया था। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरीके के मिरर हैं और इन पे किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है वो समझना और वो याद करना बहुत जरूरी है। अब याद तो जब होगा ना जब तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो वो सब कुछ हम आज की क्लास में शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं विद दी मोटिवेशनल थॉट। एंड आज का थॉट है हमारा कि सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। तो यानी कि अगर आपकी लाइफ में अगर अभी असफलता है तो ये मत सोचो कि कभी आगे सफलता नहीं आएगी, आगे सफलता आएगी। पता है, कई बार एक बार एक स्टूडेंट मेरे से कह रहा था कि दीदी मेरे को मेरे पिछली साल जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो वो साल मेरा बहुत ही बेकार गया था। मैं पूरी साल भर अच्छे से तैयारी कर रहा था, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले ही मैं बहुत ज्यादा ही हेल्थ प्रॉब्लम मेरे को होने लगी थी, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम खराब हो गया। अब जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है तो मेरे अंदर एक डर बैठ रहा है कि कहीं से फिर से मेरे साथ हेल्थ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगी, अगर ऐसा फिर से किसी के साथ हो रहा हो कि पिछली साल वाला डर अगर रिपीट हो रहा हो, तो एक बात सोचना कि क्या हमेशा हर आने वाली साल, फ्यूचर वाली हर साल क्या पिछली वाली साल के जैसी ही होगी? क्या तुम्हें ये लगता है कि नहीं, पता नहीं, हम कह नहीं सकते? तो एक बात सोचो, और लोगों को देख लो, क्या जो और लोग हैं उन लोगों की भी हर नई साल के पिछली साल जैसी ही होती है? नहीं, जरूरी नहीं है कि हमारा आने वाला कल पिछले वाले कल जैसा ही हो। ठीक है, तो कभी भी अपने पिछले वाले कल के डर की वजह से अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेजेंट खराब हो जाएगा तो फ्यूचर बिगड़ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर अपना फ्यूचर बदलना है, अपनी आने वाली साल बदलनी है, आने वाला वक्त बदलना है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रेजेंट में कभी भी ये नहीं सोचना कि जो पहले हुआ था मेरे साथ वो फिर से हो सकता है। नहीं होगा, डोंट वरी, कुछ भी पुराना रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तुम बस अपना काम करते जाओ और बस पॉजिटिव रहो कि इस बार मैं बिल्कुल हेल्दी रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तो मेरी बारी है यार, अब तेरी बारी है, उड़ जा, अब तेरी बारी है। ठीक है ना? तो बस ऐसी सोच लिया करो कि हाँ अब मेरी बारी है। ठीक है, चलो, बहुत सारा मोटिवेशन हो गया, क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि तुम्हारे लिए एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को तुम्हें डाउनलोड करना है, मेडिको समीक्षा, है ना? प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उस पे तुम्हें क्या मिलेगा, डेली डेली हर रोज कि तुम्हें क्विज मिलती है जो कि कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, तो हर रोज 20 क्वेश्चंस की तुम्हारे लिए क्विज लेके आती हूँ मैं, उसको डालती हूँ। 20 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से होते हैं। ठीक है, तो डेली क्विज सॉल्व किया करो। इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की तुम्हारे लिए एक टेस्ट सीरीज भी रखी हुई है उस पर। ठीक है ना? जिसमें 320 से ज्यादा टेस्ट हैं, इवन 18 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हैं, एंड हर चैप्टर के टॉपिक वाइज टेस्ट तक दे रखे हैं, सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। और लगभग 11,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और एट द वेरी मिनिमम प्राइस ऑफ 83 पर मंथ। ठीक है ना? तुम जाके एक बार चेक करो, बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छी बात है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो अब क्लास को शुरू करते हैं विद दिस नॉलेज। ओके ओके, तो जैसा मैंने बताया कि तुम्हें स्फेरिकल मिरर्स हमने देखने हैं, तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। ठीक है ना? कौन से हैं हमारे पास स्फेरिकल मिरर? एक है हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और उसके बाद दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब भूलोगे तो नहीं कभी भी कि कौन सा कॉनकेव होता है और कौन सा कॉन्वेक्स होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में, देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के अंदर सब कुछ कैसा क्या होता है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हमें समझनी है। वो टर्मिनोलॉजी क्या कहती है मेरी, देखो,
जैसे कि मेरे पास ये वाला मेरा क्या हो गया, मैंने ऐसे बनाया, या फिर अभी मैं ऐसे कहूं कि कॉनकेव मिरर कैसे बनेगा, ऑब्वियसली एक स्फीयर होगा, ठीक है, उस स्फीयर में से हम एक पार्ट क्रॉस करके निकालेंगे, ठीक है, एक पार्ट निकालेंगे, तो ये मैंने इतना पार्ट निकला रहने दिया, ठीक है, तो इतना पार्ट निकला रहने दिया और ये इसके पीछे यहाँ पर कोटिंग कर दी, ये बन गया मेरा कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि ये वाली सरफेस इसकी हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब ये जो कॉनकेव मिरर है उसको अब देखो, यहां से लेके यहां तक की ये जो पूरी चीज है ये क्या है, इसकी अपर्चर होती है। तो मैंने कह दिया कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मतलब इसका कितना बड़ा मुंह खुला हुआ है। अगर मैं इतना छोटा खोलू तो छोटा अपर्चर, मैं इतना बड़ा खोलू तो बड़ा अपर्चर, इससे और बड़ा खोलू तो बड़ा और बड़ा अपर्चर। ऐसा बोलते हैं ना, आ करो आ, ठीक है। तो मतलब कितना बड़ा मुंह खोल सकते हो, उतना, जितना बड़ा मुंह खोल सकते हो उतना ही बड़ा अपर्चर, ठीक है। जितना बड़ा मुंह खोल लोगे उतना बड़ा एप्पल चला जाएगा तुम्हारे मुंह में, ठीक है। तो खैर, रसगुल्ला जा सकता है तुम्हारे मुंह में अगर तुम जितना बड़ा मुंह खोलोगे, ठीक है। तो खैर वही चीज हमें यहाँ पे समझनी है, वही चीज अपर्चर है, ठीक है। तो ओके, तो ये अपर्चर वाली बात क्लियर हो गई। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इस अपर्चर को इस अपर्चर को बिल्कुल मिड पॉइंट से जो लाइन क्रॉस कर रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इस लाइन को? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी आगे से मैं प्रिंसिपल एक्सिस पूरा नहीं लिखूंगी, पी ए करके लिखूंगी, तो तुम हमेशा समझ जाओगे, ठीक है। पी ए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अभी अभी तुमने देखा कि ये मैंने किसी एक स्फीयर में से निकाला था, है ना, ये पार्ट किसी एक स्फीयर का था। तो स्फीयर का था तो ऑब्वियसली स्फीयर का एक सेंटर भी होता है। यस, वेरी गुड, एक सेंटर होता है। तो ये सेंटर सी, ये सी क्या है? दिस सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सी क्या है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो कहाँ से आया है? वो ये बताता है कि ये जो आपका कॉनकेव मिरर है वो किसी एक स्फीयर में से निकाला गया है, और वो स्फीयर का जो सेंटर था दैट इज द सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मिरर को क्रॉस करके जा रही है, दैट पी पॉइंट इज द पोल, ठीक है। अब क्या होता है मिरर्स के केस में, ठीक है, मिरर अभी इतना समझो कि यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, दैट इज फोकस, दैट पॉइंट इज फोकस। तो फोकस वो पॉइंट होता है जब भी जो भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और इस मिरर से टकराएंगी, तो वो जिस पॉइंट पर आके मिलेंगी उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो कैसे समझना है कि व्हाट इज द फोकस? फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर सारी पैरेलल आने वाली लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब इधर रिफ्लेक्ट करने के बाद इधर मीट करती हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? फोकस। तो एफ इज द फोकस, ठीक है। इसको इधर रखते हैं, एफ इज फोकस, क्लियर है। अब बात आती है कि अगर ये एफ फोकस है तो फिर यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है, मतलब पोल से फोकस तक की जो लेंथ है, मैंने कहा स्मॉल एफ से बना देती हूँ। तो स्मॉल एफ से जो लेंथ मैंने बनाई है, दैट स्मॉल एफ लेंथ क्या है? ये फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद, और जो लेंथ हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक थी, पी फॉर पोल था ना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो जो लेंथ थी दैट इज आर, में बना देती हूँ, दैट आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वो आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। तो और ए बी, यहाँ से ए बी, ये क्या है पूरा हमारा? अपर्चर ऑफ द मिरर। तो क्या है ये? अपर्चर। अपर्चर को तुम कैसे याद करोगे? अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। कैसे याद करोगे? वो मैंने तुम्हें रसगुल्ले वाला तरीका बताया था, वैसे कुछ कुछ देसी तरीके से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं, क्या ये टर्म्स हमें क्लियर हो गए? अब मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम्हें पता है पोल क्या होता है? यस, हमें पता है पोल क्या होता है। पोल वो पॉइंट है मिरर पर जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस उसको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर रही होती है। मतलब ये पोल है
वो पॉइंट मिरर पर जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस से अपर हाफ और लोअर इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही होती है, ठीक है ना। चलो खैर, कहीं पे हमें ऐसे बताना नहीं होता, बस पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए, क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए, अपर्चर समझ गए, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ये सारे टर्म्स तुम्हें क्लियर हो गए, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कॉनकेव मिरर हो तो तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है और जो फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सब कुछ क्या है, इस साइड है। किधर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। अभी यही चीज मैं बात करूं तुमसे किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में तो ये हो गई, लेकिन अभी हम कहें तुमसे कि हम बात करना चाहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। हम किसके केस में बात करना चाहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो इसको हमने कर दिया है छोटा सा, छोटू बना दिया है अब हमने इसको। अब हम ऐसे ही छोटा सा एक फिगर बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो इसी में ही एडजस्ट कर लेंगे इसको एक ही पेज पर। मैं एक्चुअली मेरा राइटिंग थोड़ा सा ऐसा है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, तो इससे मेरे को क्या होता है कि जगह ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। चलो इधर बना के देखते हैं अब। तो ये मैंने पहली प्रिंसिपल एक्सिस बना दी है, ठीक है। और उसके बाद ये बनाया मैंने, अब ऐसे करके बनाऊंगी। अब तुम्हें पता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्वियसली मैं इसके कॉन्वेक्स सरफेस को यूज करूंगी किसके लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। और ये जो मैं कर रही हूँ, ये चीज क्या करी है मैंने, पॉलिशिंग करी है। ये सरफेस क्या हो रही है, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली किसी सर्कल का पार्ट इधर की तरफ से ही तो रहा होगा, इधर की तरफ से, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड रहेगा, ऑब्वियसली इस साइड रहेगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहेगा, यहाँ पर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। तो हमेशा कॉन्वेक्स, पहली बात तो एक बात ध्यान रखनी है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब ऐसे करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जिस तरफ ये मिरर मुड़ रहा है उसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होना है। ये मिरर इस तरफ मुड़ रहा है तो इसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होना है, ठीक है। ओके, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये चीज हमारी पोल हो गई। एक यहाँ पे पॉइंट हमारा आता है फोकस। मिरर्स के केस में मैं वही बताने जा रही थी। वैसे तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फोकस, तो फोकस इज अ पॉइंट की जहां पर सारी पैरेलल आने वाली रेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हैं, वो पॉइंट फोकस होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मिरर्स के केस में अगर थोड़ा न्यूमेरिकली देखा जाए तो मिरर्स के केस में जो पॉइंट, ये जो फोकल लेंथ होती है, यहाँ तक की जो फोकल लेंथ होती है, दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ओनली इन द केस ऑफ मिरर्स, ठीक है। लेंस के केस में नहीं होता, लेंस का हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तभी इसीलिए हम ऐसे कह देते हैं कि फोकस वो पॉइंट है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है ना, इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हाफ होती है किसके, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अभी हम इन सब बातों पे नहीं अटक रहे हैं। ये मैंने पहले ही बोल दिया कि ये हम कहाँ तक के लिए पढ़ते हैं, ये वाली जो बात है ये सिर्फ मिरर्स तक की है, ठीक है। एफ समझ गए तुम, फोकल लेंथ है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है इतनी बात, और कुछ तो मेरा रह नहीं रहा है। ये अपर्चर बना देती हूँ, ये ए बी अपर्चर हो गया मेरा, ओके। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और तो कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ऑल दी कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड। तो तुम समझ गए कि हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में किस तरह से बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब जो चीजें होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो होती हैं राइट साइड। वो कहाँ होती हैं, राइट साइड। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के केस, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये सब राइट साइड होती है। चलो अभी पहले तुम्हें साइन कन्वेंशन पढ़ा दे, उसके बाद तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात बताएंगे, ठीक है। तो ये हमने टर्म्स देख लिया, अब साइन कन्वेंशन समझते हैं। व्हाट आर द साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे लेते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट रूल जो है वो रूल नंबर 1 ये है कि all distances will be measured
फ्रॉम पोल। कहाँ से मेजर की जाएंगी? पोल से मेजर की जाएंगी। तो मैं पहले एक फिगर बना देती हूँ, उससे साथ साथ समझते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि इधर से कॉपी मार लेते हैं इस फिगर को, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है, बना ही लेते हैं। ये मैंने बनाया क्या? कॉनकेव मिरर बना लिया। ठीक है, दिस इज द कॉनकेव मिरर और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द पोल, ये हमारा पोल है। तो इसी पोल से ही मेजर की जाएंगी सारी डिस्टेंस। या ऐसे समझना है कि जैसे तुम्हारा हमारा स्केल होता है, मेरे पास अभी कोई स्केल रखा नहीं है, तो स्केल होता है, तो हम जब मेजर करते हैं तो जहां से शुरू कर रहे होते हैं अपने स्केल का जो जीरो वाला पॉइंट होता है वहीं पे रखते हैं, है ना। तो ये समझ लो कि इस अगर तुम्हें अपना इधर इस साइड की कुछ मेजर करनी है तो अपना स्केल ऐसे रखना पड़ेगा ताकि स्केल का जीरो इस साइड आए, यहाँ पर स्केल का जीरो आए। ठीक है, और अगर इधर का कुछ मेजर करना है तो तुम स्केल ऐसे रखोगे कि यहाँ ऐसे करके स्केल का जीरो आए। ठीक है, तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम क्या करेंगे? कंसीडर पोल एज अ origin एंड कंसीडर प्रिंसिपल एक्सिस एज अ एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले दूसरा रूल क्या है? कंसीडर पोल एज origin एंड प्रिंसिपल एक्सिस एज एक्स एक्सिस। जैसे कि हम अपने ग्राफ में पढ़ते थे, ग्राफ में पढ़ते हैं ऐसे करके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब अगर तुम ऐसे समझ लेते हो तो ये तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं, क्योंकि अगर ऐसे समझ लिया तुमने तो हम जानते हैं कि इधर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होता है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये सेंटर पे हमारी ऑरिजिन है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही समझना है। तो ये समझना है कि यहीं पर ये चीज है। ठीक है, तो कैसे समझना है तुम्हें? बढ़िया वाला डायग्राम बनाऊं मैंने। ठीक है ये और ये इस तरीके से समझना है। ठीक है, तो हमारी ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस, और ये सेंटर पे हमारा पोल। ओके बच्चों, समझ गए? ये वाली चीज रखनी है। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। तो रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस डिस्टेंसेस मेजर्ड along the direction of along the direction of इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे will be positive and opposite to them and opposite to incident ray will be negative, will be नेगेटिव। ठीक है, समझ गए इतनी बात? ये विल बी नेगेटिव हो जाएगी। अब ये कैसे समझना है? ये बात को ऐसे समझना है कि जैसे कि इंसिडेंट रे, आप ये समझ लो कि दिस इज द इंसिडेंट रे, ये रे आ रही है। ठीक है, ये रे इस तरह से आती है, तो जितनी भी डायरेक्शंस ऐसे करके मेजर होंगी, यानी कि ऑब्वियसली पोल से ही तो तुम मेजर करोगे, पोल की तरफ से, यहाँ से पोल से उठाओगे और फिर ऐसे मेजर करोगे तो ये पॉजिटिव होंगे, और पोल से इस साइड चलोगे तो नेगेटिव, ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है कि हाइट हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होंगी? पॉजिटिव। जो भी हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी हम उनको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नेगेटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कैसे लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे बोलूं तो ये पॉजिटिव, और ऐसे बोलूं तो नेगेटिव। ठीक है, तो एक ही डायग्राम पे हमने सब कुछ समझ लिया है। अब हमारा अगला पॉइंट है, अच्छा एक चीज, ये जो मैं पिछली अभी हमारे यहाँ पे, अब तुमने साइन कन्वेंशन तो समझ ही लिया है, तो अब यही देख लेते हैं कि मैं अगर इसकी बात करूं, ठीक है, मैं अगर कॉनकेव मिरर की बात करूं, ठीक है,
तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी ये बताओ, तब तक तुम्हें सोचने का वक्त दे रही हूं मैं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, तो ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इसकी फोकस यहाँ होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, ठीक है, ये चीज हमारा पोल है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी ये, दिस इज द फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ कैसी होगी, दिस फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑब्वियसली। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो तुम यहाँ रखोगे, है ना, ये है जैसे ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे तो कैसे जाएगी, इधर से ऐसे ही तो लाइट रे जाएगी, ये लाइट रे जाएगी। तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए तुम्हें पोल से इधर की तरफ चलना पड़ेगा अपना, अगर स्केल यहाँ रखोगे तो यहाँ से इधर की तरफ चलोगे मेजर करने के लिए, है ना। तो जब इधर की तरफ चलोगे तो इससे क्या पता चलता है कि फोकल लेंथ हमारी कैसे आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। क्यों, लाइट रे ऐसे जा रही है, तुम ऐसे मेजर कर रहे हो, अपोजिट है ना, तो नेगेटिव। ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ये डेटा याद रख लेना है। मैं तुम्हें ऑप्टिक्स में देखना आगे ऐसी ऐसी ट्रिक्स देने वाली हूँ ना, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आराम से हो जाएंगे, है ना। तुम्हें क्वेश्चन को देख के काफी अच्छी सी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और समझो, अब मैंने कहा कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं हम अगर, तो कैसा होता है हमारे साथ, देखो जैसे ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, है ना, और ये इधर मैंने कर दी इसकी पॉलिशिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ये रही प्रिंसिपल एक्सेस। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा फोकस इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। ये सब क्यों बताया था, ये सब तुम्हें इसीलिए बताया था ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि भाई फोकल लेंथ, तुम्हें पता है क्वेश्चन में फोकल लेंथ कैसी दी है, क्वेश्चन में हम जब सॉल्व कर रहे हैं फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब साफ बात है कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात हो रही है। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ रही है तो साफ बात है कि वो कॉन्केव मिरर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इधर से इधर तक बात करेंगे ऐसे करके, तो ये फोकल लेंथ है ना। अच्छा यहाँ पे ये नहीं शो किया मैंने, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो ये रेडियस फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि हमारे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या है। देखो ये सारा, ये समझ लो कि मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, ठीक है। किसके लिए तैयार कर रही हूँ, पार्ट 3 के लिए। ऑप्टिक्स, अरे ऑप्टिक्स का जब लेक्चर नंबर 3 आएगा और उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें नहीं अटकने चाहिए, तुम कहीं पे नहीं अटकने चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं तुम्हें पहले से तैयार कर रही हूँ, सारे बेसिक्स बेसिक्स पहले से ही बता के, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, है ना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके बच्चा लोग, यहाँ तक का तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम कैसे बताओगे मुझे, कोई बात नहीं है, तुम बस बोल दो, मैं सुन लूंगी, समझ लूंगी, फील कर लूंगी तुम्हारी बात, ठीक है। साइज, अब ठीक है, ओके, एक ही लाइन में आ गया। मुझे सिस्टमेटिकली चीजें होती हैं ना तो वो ज्यादा अच्छी लगती हैं मुझे, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा ये वो है। अरे चलो, इसीलिए ना मैं नोट्स बहुत ऐसे सुंदर सुंदर से बनाती हूँ, मुझे खुद में सेटिस्फेक्शन मिलता है, अच्छा अच्छा लिखा होता है ना, तो पढ़ने में भी मन करता है ना फिर बाद में। चलो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या रहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन सा करते हैं कुछ इस तरह से, हमने एक टेबल जैसे बनाते हैं और टेबल में ही हम सब चीजें करते जाएंगे और आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम रे डायग्राम बनाएंगे, दिस रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आता नहीं है बनाने को, नीट में नहीं आता है, लेकिन तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ये आता होता है तभी तुम क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ओके, क्लियर है इतनी बात। एक मिनट, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये तो मुझे जब कराना चाहिए जब हम पहले, मैं हेडिंग कुछ और मेरे माइंड में चल रही थी, एक सेकेंड, रूल्स अलग हैं
और ये इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो उसको हटाते हैं, यहाँ पे समझो। चलो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या है। तो नंबर वन जो हमारी कंडीशन बनती है, नंबर वन कंडीशन वो क्या बनती है, जैसे कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। क्या है, कॉनकेव मिरर। और फिर मैंने ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको कर लेते हैं यहीं से कॉपी, अगली बार से इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम ये जानते हैं कि हमारा ये फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो रूल नंबर वन कहता है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए इंसिडेंट करती है मिरर पर, वो लाइट रे वापस उसी पाथ पे वापस आती है। जैसे ये क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए वापस आ जाती है। तो हम क्या कहेंगे, रूल क्या हो गया ये हमारा, रे रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो भूल जाए वो पूरा लिख लेना, नहीं भूले तो शॉर्ट फॉर्म लिख लेना। रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर विल pass back from the same path, pass back from या फिर by same path, by same path, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, तुमने देखा है ना, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ऐसे करके अगर हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो जब हम इस पर नॉर्मल डालेंगे, तो ये नॉर्मल डाला मैंने, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री तो होना चाहिए, तो फिर वो भी वापस ऐसे ही चली जाती है। यानी कि इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के अलोंग गिरती है तो वो उसी रास्ते में वापस चली जाती है। मेरे शब्दों को पकड़ लेना, मैं लिख नहीं रही हूँ, अगर तुम्हें ये बात पहले नहीं सुनी हो तो लिख लेना जरूर, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग गिरती है तो नॉर्मल के अलोंग ही वापस चली जाती है। अब ये तुम कहोगे कि अरे इसमें ये नॉर्मल कैसे हो गया, तुम देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस। और रेडियस जो होती है ये ऑब्वियसली किसी स्फीयर का ही तो पार्ट है, और जो रेडियस होती है ना वो स्फीयर के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। तो अगर नॉर्मल डालूंगी ना तो ऑब्वियसली रेडियस के अलोंग ही गिरेगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस बात कॉन्सेप्ट जो भी हमारा मन करे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, ये देखो अरेंज हो गए ना, अच्छे लग रहे हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नंबर टू। नंबर टू रूल क्या रहता है मेरा, नंबर टू रूल रहता है, अब ये हमने पेस्ट कर लिया, फायदा हो गया ना, बच गया थोड़ा सा टाइम। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे लो हमारा ये फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो भी नंबर टू रूल रहता है, जो भी लाइट रेज पैरेलल आती हैं, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होती है तो वो सारी की सारी वो क्या करती हैं, फोकस पर मीट करती हैं या फिर फोकस पर गिरती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो फोकस पे जाकर मिलती है, ठीक है, तो या फिर फोकस से पास करती है। तो रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will will pass from focus आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से, फोकस से ही पास करती हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके, अब देखो दूसरा, मतलब थर्ड नंबर, थर्ड रूल क्या कहता है मेरा, थर्ड रूल कहता है, दिस इज द थर्ड रूल समझते हैं। तो हमने फिर से अगेन वही बात कि ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो लाइट रेज
फोकस से पास होती हुई आती हैं, वो लाइट रेज जो होती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती हैं। तो वो फोकस से पास होती हुई आती हैं तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि रेज कमिंग फ्रॉम फोकस will pass parallel to principal axis। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यस। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। चलो, तो ये भी हमने एक छोटू सा रूल समझ लिया। ओके, तो नाउ रूल नंबर 4 क्या कहता है मेरा? रूल नंबर 4 कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पर आके गिरती है, ठीक है, पोल पर आके गिरती है, तो ये मेरा क्या था, फोकस था, और ये मेरा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली ये क्या है, मेरा पोल। तो अगर कोई भी लाइट रे पोल पर आके गिरती है और कुछ एंगल बना रही होती है, किससे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही होती है, तो सेम एंगल बनाते हुए ये वापस चली जाती है। ठीक है, सेम एंगल बनाते हुए, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस क्या ध्यान रखना है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रेज फॉलिंग ऑन पोल एट एंगल थीटा with principal axis will pass by forming same angle with principal axis। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे रूल्स और रेगुलेशन। अब इन रूल्स ऑफ रेगुलेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर और किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर, इन पर हमारी लाइट रेज बनती हैं। देखो, तुम चारों एक ही साथ दिखाई दे रहे हैं ना, है ना, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड टू मी। सारा वेरी गुड बेटा, तुम्हें थोड़े ना मिलेगा, मुझे भी तो मिलेगा थोड़ा सा वेरी गुड। अब तुम कह रहे होगे हमारा सजा रही हैं आप, सजाने में ना अच्छा लगता है, पता है, जो चीजें हमें इससे क्या होता है, सुंदर सुंदर लिखने से अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा, ये देखो तुम कितना क्यूट सा लग रहा है यार, आई लव इट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे, फिर रे डायग्राम बनाएंगे हम इस वाले सेक्शन में, और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखेंगे। तो हम आज की क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये चीज तो समझ के जाएंगे। ओके, ओके, तो सबसे पहली मेरे पास पोजीशन क्या है, मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दी हूँ, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो अब मैंने इन्फिनिटी पर जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, वहां से रेज कैसी आती है, पैरेलल रेज आती है। तो ये मैंने कहा कि भाई इन्फिनिटी से रेज आ रही है, इन्फिनिटी से ये रेज आ रही हैं, रेज आ रही हैं, सावधान हो जाएं। ठीक है, अब ये कहाँ जाएंगी, जल्दी बताओ, कहाँ जाएंगी, ऑब्वियसली, यस, वेरी गुड, कहाँ जाएंगी, ये फोकस पर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पैरेलल आ रही थी तो ये फोकस पर जाएंगी। चलो, इतनी बात तो तुम समझ गए। तो अब जब जहां रेज मिलती हैं, अच्छा अच्छा, ध्यान से बताओ कि क्या ये रेज असलियत में मिल रही है? हाँ, असलियत में मिल रही हैं। असलियत में मिलने पर इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, यस, रियल इमेज बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, हमेशा नहीं कह सकते, 99% केसेस। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि तुम ऐसे खड़े हो, पैर नीचे सर ऊपर, और तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखाई दे पैर ऊपर सर नीचे, दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है,
तो रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड बनती है 99% केसेस में, ठीक है। कहाँ नहीं बनती, वो मैं जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है थोड़ा बहुत, तो वहां का अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन रियल इमेज है इन्वर्टेड पे लगा डालो, कोई दिक्कत नहीं। रियल इमेज इन्वर्टेड होगी, उसके बाद बहुत ही छोटी, वेरी स्मॉल साइज की बनी, ठीक है। तो हमने ये सारा कुछ समझ लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या होगा। अब मैंने क्या किया कि बिटवीन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब अब ऑब्जेक्ट को यहाँ और पास ले आए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर इन्फिनिटी था, इनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो मैंने कहा कि लो भाई, ये हमने बनाया अपना, ये रखा, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या रख रहे हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ रख देते हैं। तो कोई सेकेंड, पहले इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लेते हैं। मैंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है इस तरह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, लाइट रे गिराएंगी, तो जो हमारे रूल्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग गिराएंगे। एक लाइट रे चलो पैरेलल गिरा, ठीक है। और एक लाइट रे कैसे गिराए बताओ, एक लाइट रे फोकस से होते हुए पास करवा देते हैं, ठीक है। तो जो लाइट रे पैरेलल गिरी थी वो कहां से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी, ठीक है ना। रुक जाओ, अभी थोड़ा सा अपनी जगह बदल देती है। फिर से ये ना फोकस से पास कर नहीं रही है, ये क्यों नहीं कर रही है भाई, पास कर जा भाई। चलो कर गई पास, जैसे तैसे समझ लो, ठीक है। और जो पैर फोकस से पास करती हुई आई थी वो कैसे जाएगी, पैरेलल। ये फीलिंग नहीं समझती है मेरी कि इसे बन जाना चाहिए एक ही बार में, लेकिन ये मुझे परेशान करेगी रे। ये मेरा सी यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरा एफ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, यहाँ है, ठीक है। ओके तो अब तुम देखो कि ये हम बना देते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से कि लाइट रे ये जा रही है और फिर ये ऐसे गई है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये कहाँ मिली है, यहाँ, यहाँ मिली है। और यहाँ मिली है तो इमेज कैसी बनी है, इमेज कैसी बनी है भाई बताओ, चलो जल्दी से, इमेज कैसी बनी है। देखो छोटू सी इमेज बनी है, बहुत छोटू सी इमेज, देखो ना, यहाँ ये चीज इमेज बनी है, पिंक कलर से जो मैंने बनाई है वो इमेज है, कैसी है, यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज कैसी बनी है, उल्टी। रियल में मिल रही है ना लाइट रेज, असलियत में मिल रही है, तो पहली बात कैसी होगी, रियल इमेज होगी, ठीक है। तो ये कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और उसके बाद कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, मैंने कहा था ना रियल होगी तो ज्यादातर मैक्सिमम केस में इन्वर्टेड ही होती है। और फिर उसके बाद कैसी रहती है ये, स्मॉल साइज की रहेगी। तो अब वेरी स्मॉल नहीं है, स्मॉल साइज, ठीक है। यहाँ वेरी स्मॉल क्यों लिखा था कि इतनी छोटी है कि बिल्कुल 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 बिंदी जैसी, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके कंपैरिजन में तो देखो छोटा साइज हो गया है ना, वही चीज है, ठीक है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, ये लाइन खींचती हूँ और फिर ये वाली, ठीक है। तो अगला मेरा क्या रहता है, अब हम क्या कर लेंगे, अब हम अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ले आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आते हैं। तो थर्ड मेरी पोजीशन जो है वो एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद यहाँ पर हमने अपना मिरर बनाया, ये बनाया हमने मिरर, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, लाइट रेज गिराती हूँ, ठीक है। सेम वही चीज की लाइट रे ऐसे गई, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि छोटी इमेज होती है, ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो दिक्कत होती है बनाने में, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ से लाइट रे डालेंगे, ये पैरेलल गई, कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। और तुम्हें लग रहा है कि दूसरी वाली लाइट रे डाल के देंगे और पैटर्न यूज करके देंगे, चलो ये वाला यूज कर देते हैं। फिर उसके बाद ये ऐसे पास होगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये ऐसे अच्छे से अगर प्रॉपरली स्केल वगैरह यूज करते हुए बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद तुम देखो इमेज कैसी बनेगी,
ऑब्वियसली यही मीट कर रहे हैं, है ना। अभी ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली क्या बनती है, इक्वल साइज की बनती है, ठीक है। यहाँ पे कैसे बनेगी ये, इक्वल साइज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग कर ले रहे हैं, एक्चुअली करना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि ये एडजस्ट हो जाता है थोड़ा सा आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनी, इमेज वहीं बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज नहीं लिखा है मैंने, तो पोजीशन ऑफ इमेज का कॉलम ही नहीं बनाया है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसी में यहीं पर एडजस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे कहाँ बनी, एट फोकस पे बनी, ठीक है, एट फोकस, ठीक है, पहले वाले केस में। दूसरी वाली ये कहाँ बनी, बिटवीन, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारी कैसी थी, रियल इमेज थी, ये भी रियल इमेज थी। उसके बाद ये भी इन्वर्टेड है, ये हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये भी कैसी है, ये सेम साइज की है, तो हम क्या कह देंगे, सेम साइज की। तो हमेशा ध्यान रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो, और कहाँ बनी है, एट सेंटर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है, ठीक है। तो इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई बात। तो तुमने एक चीज देखनी है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ रहा है, तो इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ रहा है। तो पहले छोटी इमेज थी, बहुत ही छोटी, फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई, पर अभी भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है। फिर अब ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई। अब देखते हैं, अब ऑब्जेक्ट को हम इधर से खिसका के इधर रख लेते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो फोर्थ हमारा है एट, या फिर बिटवीन, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में रखते हैं। तो इन दोनों के बीच में रखेंगे तो देखो क्या हो सकता है हमारे साथ। तो ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट, और ये मैंने बनाई इसकी टिप, और फिर ऐसे करके एक लाइट रे गिराई, और फिर ये ऐसे पास हुई, ठीक है। और एक लाइट रे ऐसे करके गिरा देती हूँ, फोकस से जाती हुई, और फिर ये पैरेलल पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सही से पास फिगर नहीं बन पाया है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो तुम, मैंने थोड़ा सा अलग रेज को यूज करते हुए बनाया, ये वाली यहाँ पे पोल पे गिराई है, और फिर इस तरह पास की है, ये फोकस से गई है, और फिर पैरेलल कर गई है, ठीक है। तो अब ये कहाँ मीट कर रही है, अब ये इधर मीट कर रही है, ठीक है। देखो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बन रही है इमेज, यहाँ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाकर। और ये जो इमेज बनती है हमारी, वो इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी होती है। पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली रियल इमेज बनी है ना, क्योंकि रेज ओरिजिनली मिली है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इन्वर्टेड भी है, हाँ जी सही बात है, इन्वर्टेड है। तीसरी बात क्या होती है कि ये लार्ज साइज की बनी है, लार्ज साइज की, ठीक है। और कहाँ पे बनी है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो तुम देखो कि इमेज अब इधर भाग रही है, ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड, ये फोर हो गए मेरे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे, एट फोकस। फिफ्थ है मेरा एट फोकस। अब जब फोकस पे ले आते हैं तो क्या होता है, तो अब जब ऑब्जेक्ट ही खुद फोकस पे रखा है, यानी कि कहाँ से जो रेज है वो कहाँ से आ रही है, फोकस से ही आ रही है। तो जब फोकस से रेज आएंगी तो कहाँ जाएंगी, अब इस तरह से बनाते हैं, एक मिनट, ये भाई गई इस तरह से ये, ठीक है, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। अब जो भी रेस पैरेलल जा रही होती हैं, ये कैसी है, ये ऐसे गई थी,
ये ऐसे गई थी और ये इस तरह से निकल गई। हम ये क्या है, पैरेलल जा रही है, ये कहीं मीट नहीं करने वाली, तो हम क्या कहेंगे भाई, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। तो ये इमेज का कैसी बनेगी, रियल इमेज ही हम कहेंगे इसे, रियल इमेज। ठीक है, उसके बाद बहुत जैसे यहाँ पे क्या है, ये रियल है, तो हम इसको यही कहते हैं कि ये इन्वर्टेड लार्ज साइज, लार्ज साइज, और कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखनी, कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो बहुत इवन इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, वेरी लार्ज साइज, ये तो बहुत ही बड़े साइज की बनती है इन्फिनिटी पर जाकर। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हम एट सिक्स को देखते हैं कि अब आ जाता है ऑब्जेक्ट, आ जाता है हमारा फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो बिटवीन फोकस एंड पोल जब भी हम आ जाते हैं तो हमारी कंडीशन कैसे होती है, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका है, अब यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब तुम्हारे पास पता है जादू होने वाला है। क्या जादू होने वाला है, ये गई रे, फिर ये फोकस से पास हो गई। ठीक है, एक लाइट रे ऐसे डालेंगे और वो इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, वो इस तरह से निकल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को, अब तुम अगर ध्यान से देखो तो क्या ये पैरेलल रेज है, नहीं, ये दोनों एक ऐसे करके फैली फैली सी रेज हो रही है, मतलब डाइवर्जिंग रेज है। तो डाइवर्जिंग रेज है, तो मैं इनको क्या करूंगी, पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाऊंगी। डाइवर्जिंग पैरेलल रेज को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, किसको मतलब है, जो रेज ऐसे दूर दूर जा रही हैं तो उनको बढ़ाया, उनको बढ़ाया तो मुझे क्या मिला, उनको बढ़ाने से मुझे मिला कि भाई एक पीछे किसी पॉइंट पर जाके मिल गई, और उस पॉइंट में जाके यहाँ मिली, तो वही मैंने क्या बना दी, इमेज बना दी। और ये इमेज कैसी बनी है, ये इमेज बड़ी बनी है, बहुत ही ज्यादा वर्चुअल बनी है, क्योंकि ये जिन रेज से बनी है वो रेज कैसी है, असलियत में नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, और ये इरेक्ट इमेज है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधी है। ठीक है, तो ये इरेक्ट इमेज है, और कहा, वेरी लार्ज साइज की बनी है, वेरी लार्ज साइज। ठीक है, बहुत ही बड़ा साइज है। और चौथी बात क्या है कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो कॉनकेव मिरर एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनाता है, कब, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें सारा सारा इंपॉर्टेंट पार्ट सारा करा दिया है। अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो नहीं, हेडिंग को ले चलते हैं यहाँ से, यहाँ लिख लेते हैं अपने आप, नहीं, एक मिनट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब ये होगा मेरा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से सीखते हैं, समझते हैं क्या देखना है मुझे, सेम यही चीज है, यही डिटेल्स, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रे, प्रॉपर्टीज, यही सब देखेंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, दो ही डायग्राम है, बात खत्म। ठीक है, बस दो ही डायग्राम है, छोटा सा काम है इसका। एक ही कंडीशन है, क्या है वो कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन एक तो यही ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट जो हमारा अगर मैंने एट इन्फिनिटी पे रख रखा है, एट इन्फिनिटी रख रखा है, तो इतनी बात तो पक्की है कि कैसी होगी इमेज, कहाँ बनेगी, यस बिल्कुल सही गैस कर रहे हो, कहाँ बनेगी, एक मिनट है ना, बनेगी हमारी फोकस पर। क्या सेम साइड बनेगी, अपोजिट साइड बनती है, कैसे बनती है, अपोजिट साइड बनती है ना, क्यों, क्योंकि भाई फोकस ही उसका अपोजिट साइड होता है। तो यहाँ अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही है, ये इन्फिनिटी से, ठीक है, ये इन्फिनिटी से रेज आ रही है। ठीक है, उसके बाद इसका फोकस कहाँ है, इसका फोकस तो इस साइड है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस साइड है। क्या लाइट रेज इधर चली जाएंगी, नहीं, कभी नहीं जाएंगी इधर लाइट रेज। तो क्या होगा, तो एक्चुअली होगा ये कि अब ये लाइट रेज जो होंगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, और ये लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, ये ऐसे चली जाएंगी,
ये आ रही थी, फिर ये चली जाएंगी, तो अब ये तो कभी मिलने वाली नहीं है। तो जब हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फोकस से आ रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको ये थोड़ा सा टेढ़ी बना दी मैंने, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से आ रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। तो पहली बात, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, ठीक है। दूसरी बात कैसी बनेगी, वेरी स्मॉल इमेज बनेगी, वेरी स्मॉल। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी सी ही इमेज बनाता है। कहाँ बनाएगा, एट फोकस, एट फोकस, ठीक है। ओके, दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस मेरा ये बनता है, इसी पेज पे कर लेते हैं, कि एट एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा क्या है, एट एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मतलब इतनी जगह में तुम कहीं पर भी रख लो, कहीं पर भी रख लो, तो देखो क्या होगा, तो हमें पता है कि देखो भाई ये पोल है हमारा, ये फोकस है हमारा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अगर तुमने सपोज करो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर इस जगह, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो अब लाइट रेज डालोगे यहाँ से, ठीक है, ये लाइट रे गई, पैरेलल जा रही है, लेकिन ये इस तरह से चली जाएगी ताकि हमें ऐसा फील होगा कि जैसे ये फोकस से आ रही है, ऐसा फील होगा जैसे ये फोकस से आ रही है, ठीक है ना। पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम एक और रे डाल के देखेंगे, इधर डालेंगे, पोल पे डाली तो ये पोल से ही निकल गई, ठीक है। तो ये ऐसे डाली और ऐसे ही निकल गई, तो इसको भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो देखो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ मीट कर रही है। तो जब ये यहाँ मीट कर रही है तो ये ऐसी इमेज बनाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा था, वेरी स्मॉल, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पे मिल गई, एक ही पॉइंट पे मिल गई और इतनी सी इमेज बनेगी, पॉइंट जैसी इमेज। यहाँ पे छोटी बनी है, इसके कंपैरिजन में छोटी बनी है, पर वेरी स्मॉल नहीं है, स्मॉल है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हमारी इमेज कैसी है, यस वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है। दूसरी बात, इरेक्ट है, सही बात है, बिल्कुल इरेक्ट है, और स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल साइज है। और उसके बाद कहाँ बनी है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो देखो आप सबसे पहले आप समराइज कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, तो कॉनकेव मिरर दो तरीके की इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है। तो जो रियल इमेज होती हैं वो ऑल वैरायटी की बनती हैं, ठीक है, मतलब ऑल साइज, रियल इमेज जो होती हैं वो वेरी स्मॉल साइज से लेके वेरी लार्ज साइज तक बनती हैं। साइज फ्रॉम साइज वेरीज, वेरीज मतलब चेंज करता है, ठीक है, चेंज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज, ठीक है। तो हर साइज की, या फिर लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ यार, है ना, मैं क्यों, मैं फ्लो चार्ट बना के देना चाहती हूँ। तो वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज, ठीक है, हर साइज की बनती है, लेकिन वर्चुअल इमेज ओनली वेरी लार्ज। तो यानी कि अगर बड़ी इमेज बन रही है तो इसका मतलब वो और कॉनकेव मिरर से बन रही है, तो डेफिनेटली वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की। और हाँ, ये वर्चुअल इमेज, ये जो वर्चुअल इमेज बनती है, ये क्या बनती है, हमेशा क्या होती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, इमेजिनेशन आ रही है ना तुम्हारे दिमाग में। और ये रियल इमेज जो होती है हमेशा सेम साइड ऑफ मिरर बनती है, सेम साइड ऑफ
सेम साइड ऑफ मिरर, ठीक है। ओके, तो अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है ऑलवेज, हमेशा। तो ये रियल इमेज बनाता ही नहीं है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है, स्मॉल, स्मॉल एंड वेरी स्मॉल, दो ही कंडीशन है, स्मॉल और वेरी स्मॉल, तो अल्टीमेटली छोटी ही रहेगी। तीसरी बात कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर की, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो ये हमने समराइज कर लिया है। अभी मैं आगे मैग्निफिकेशन बताऊंगी। तो ये जो बातें जो मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दी हैं, तो ये सब बातें आगे यूज होंगी। तो इसलिए जो जो लिख दिया है वो चुपचाप याद कर लेना, एक भी बात भूलनी नहीं है, ठीक है ना। अब हर बार अगला लेक्चर जब ही देखना है पिछला रिवाइज कर, जब तक पिछला रिवाइज ना कर लो तब तक अगला देखना मत, क्योंकि हर अगले चैप्टर में, हर अगले लेक्चर में पिछले वाले लेक्चर का लिंक होगा। अब ये जो मैंने तुम्हें यहाँ लिखा है ये सब आगे लिंक बनेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। हो सकता है तुम्हें थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, नींद आ गई हो देखते देखते, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे तो तुम्हें नींद कम आएगी, ठीक है। टिल देन कीप रिवाइजिंग द नोट्स। मेरे नोट्स मैं बता रही हूँ, एग्जाम देने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि हाँ दीदी नोट्स में जो लिखाती थी ना वो काफी अच्छा था, ठीक है। तो जो नोट्स लिखाती हूँ उनको लिखा करो अपने हाथों से, और तुम्हारे बहुत इंप्रूवमेंट फील होगी तुम्हें, और उनको रिवाइज किया करो बार बार, और एक बुक फिक्स कर लो और बस उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने तुम्हें बता दिया बढ़िया ऑप्शन, और डेली क्विज डालती हूँ अपने एप्लीकेशन पर। मेडिको समीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, डेली 20 क्वेश्चन की क्विज आती है, डेली सॉल्व करनी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज है, उस पर इतने बढ़िया प्राइस में और इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन करना है तुम्हें और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ लो, चैप्टर जो तुम्हारा तैयार हो जाए उसके जाके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और उसके बाद भर के तुम्हारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट सॉल्व करो। देखो कुछ फुल सिलेबस, कुछ ऑफलाइन टेस्ट भी करो, कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी करो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे टेस्ट पेपर्स करने हैं, क्योंकि इतने बहुत सारे जितने करने हैं ना उतने ऑफलाइन टेस्ट नहीं मिल पाते, इसलिए कुछ ऑनलाइन भी करो कुछ ऑफलाइन भी करो, हर तरीके से करा करो, ठीक है। चलो, till then keep solving the question, keep revising the concept, and please एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना, है ना। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर।